हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस पे आप सभी का स्वागत है। आज अपना लेक्चर 33 है ऑन हिस्ट्री। ठीक है, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे जो अपन को सिलेबस दिया गया था, है ना। इनिशियली अपन ने 50 डेज का प्लान आपको दे दिया था, मतलब आपको दे दिया गया था, मुझे भी दे दिया गया था, हम सबको दे दिया गया था सुमित सर के द्वारा, और उस हिसाब से हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो, देखते देखते 2/3 समय, 2/3 ऑफ द टाइम हैज ऑलरेडी लेफ्ट एंड 1/3 ऑफ द पोर्शन इज लेफ्ट विद अस। ठीक है ना, तो काफी पढ़ाई हमारी हो चुकी है, और आई सपोज जो इस सीरीज का पर्पस था आपको अप्रोच समझाना प्रीलिम्स की, थोड़ी थोड़ी, एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आ गई है या फिर आने लगी है। जब तक सीरीज को पूरा करेंगे तब तक शायद पूरी भी हो जाएगी, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है अपने को, तो ये तो सिलेबस है। उसके बाद में आज एक चीज आपको सिखाऊंगा मैं कि आप मैपिंग कैसे करो, घर पे बैठ के मैपिंग कैसे की जाती है। वो तो ठीक है, अपन वीडियो देख के सीखते हैं और उसके अलावा क्लासेस में हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन खुद से कैसे करो मैपिंग, तो उसका एक बड़ा बेजोड़ तरीका बताऊंगा जो खुद मैं भी इंप्लीमेंट करता हूं अपने जीवन में। और साथ में थोड़े बोल बच्चन करेंगे और इधर उधर की बात भी करेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा रखेंगे अपन बड़ा, थोड़ा कंटेंट भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में आपको पढ़ के क्या आना था, जिस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का थर्ड पार्ट जिसमें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को देखेंगे, गवर्नर जनरल और वायसरॉय देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स वगैरह, कांग्रेस के सेशंस, नेगोशिएशंस ब्रिटिश वाली, और अलग अलग सेक्शंस का पार्टिसिपेशन वगैरह वगैरह। और मैपिंग करनी थी आपको नॉर्थ और साउथ अमेरिका की, जो कि ओनली आईएएस पे आपको करवाई जा चुकी है। अच्छा, एक सजेशन मांगता हूं मैं। कल भी मेरा लेक्चर है जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री की अप्रोच को देखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, नोट्स फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो जो जो भी ये बात को सुन लेना, तो सीधा कमेंट करके बताएगा मुझे कि भाई कल के लेक्चर में नोट्स कैसे बनाए, वो इंक्लूड करूं कि नहीं करूं, है ना। बहुत सी हमें समस्या रहती है कि नोट्स में एक्चुअली बनाया क्या जाए। हम आधे टाइम तो क्या है, नोट्स के नाम पे बुक की समरी लिख डालते हैं। तो नोट्स मेकिंग होती क्या है और वो कैसे की जाती है, तो ये अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बताना, है ना। यस या नो लिख देना एक तो, कि है ना, यस नोट्स बनाना सिखाओ सर। एक एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा नोट्स कैसे बनाते हैं और सिलेबस को कैसे तोड़ा जाता है। बहुत बढ़िया। तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पहला स्टार्ट कर लेते हैं अपन। 2018 का क्वेश्चन था, लेके प्रभु का नाम स्टार्ट कर लेते हैं। क्या, एक बंदा है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है ना आज के सिलेबस में, तो ये क्वेश्चन भी आया था। तो एक इंसान है, ही, सो दैट पर्सन इज अ मेल, और चारों ऑप्शन में भी मेल दिए हुए हैं। उसने बायोग्राफी लिखी, किसने, किस पर, मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा। और वो अमेरिका में स्टे किया उन्होंने, है ना, कुछ समय के लिए, और सेंट्रल असेंबली में भी इलेक्ट हुए। तो ऐसे व्यक्ति कौन थे, तो देखो वो गरम दल टाइप के आदमी थे, है ना, एक्सट्रीमिस्ट टाइप के आदमी थे। और मोतीलाल नेहरू जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वो ठंडे आदमी है। क्यों, मैजिनी, गैरीबाल्डी ये क्रांतिकारी किस्म के लोग हैं। तो ऑप्शन डी कटा, इटली के एकीकरण में थे ना ये लोग, तो ऑप्शन डी कटा। अब देखो, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये लाल बाल और पाल, ये एक धुरी के लोग थे, गरम लोग थे, है ना, ठंडक थी नहीं इनके अंदर, काटापिटी मचाने वाले लोग थे। तो इनमें से कोई होएगा, लेकिन इनमें से अमेरिका कौन गया, तो देखो अरविंदो घोष तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए थे, और फिलॉसफी में हम नियो वेदांता भी पढ़ाते हैं इनकी फिलॉसफी, है ना। और इनका अलग इंटीग्रल योगा है, जिन्होंने सारी आइडियोलॉजीज को मिला के अपना एक कुछ बनाया था। तो चलो वो फिलॉसफी तो डिस्कस नहीं करूंगा मैं, लेकिन अरविंदो को स्पिरिचुअलिटी में चले गए थे, तो अमेरिका नहीं गए, ये भी कटा। अच्छा, सेंट्रल असेंबली का भी हिस्सा रहे, तो ऐसे आदमी कौन थे, पॉलिटिकली बहुत तोड़ू किस्म के, तो वो थे लाला लाजपत राय। अब ये कॉमन सेंस से अपन कर सकते हैं एलिमिनेट कर करके, ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय जो थे बड़े एफ्लुएंट इंसान थे, है ना, राइटर भी थे। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी की थी 1894 में, तो काफी काम किया था, है ना। साइमन कमीशन का भी विरोध किया था। तो एफ्लुएंट इंसान थे, और ये ऑप्शन हो गया। तो ये कॉमन सेंस ड्रिवन क्वेश्चन था, ये हो गया अपना। बहुत बढ़िया, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है,
अगला क्वेश्चन तो कुछ नहीं बोलता, अगली स्लाइड ये बोलती है कि अभ्यास की निरंतरता सफलता की कुंजी है। तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं और हमारे ढोलूराम इज बैक, है ना। तो ढोलूराम अब अभ्यास करेगा, करवाएगा आपको। बोलो भाई, पहला क्वेश्चन 2013 में पूछा था। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ना, तो एनी बेसेंट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी। तो देखो इसके अंदर, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग होम रूल मूवमेंट। बात तो बिल्कुल सही है, होम रूल आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन 1 तो होगा। तो ऑप्शन 1 जहां जहां पे नहीं है उस ऑप्शन को काटो। तो ऑप्शन बी कटा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी कटा। अच्छा, शी वॉज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, है ना। तो फाउंडर थी कि नहीं थी हमें नहीं पता। और वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी थी। तो देखो, एक ऑप्शन भी सही है और 3 ऑप्शन भी सही है। तो 3 जहां जहां पे नहीं है उसको भी काटो। तो ऑप्शन ए भी कटा। अब देखो, 2 का हमें पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में है ना, अपन तुक्का नहीं मार सकते, है ना। एलिमिनेशन भी नहीं जा सकता था। तो ये क्या, फाउंडर नहीं थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, मेंबर जरूर थी। तो यहां पर 1 और 3, ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर। इस तरह से अगर क्वेश्चन को करें अपन, तो एटलीस्ट 2 पे तो आ गए, 50-50 तो हुआ। अब 50-50 होने के बाद में टॉस, मतलब सिक्का उछाल कर टॉस कर सकते हैं, क्या सही क्या गलत हो सकता है। फिर भी जितना एलिमिनेट कर पाए उतना बढ़िया। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का लोगो था। एनी बिसेंट ने होम रूल लीग लोकमान्य तिलक के साथ में लॉन्च की थी 1916 में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 17 नवंबर 1875 को फॉर्म की गई थी, वो किसने की थी? ब्लावत्स्काई एंड हेनरी ऑलकेट, कर्नल हेनरी ऑलकेट और विलियम क्वान जज, इन्होंने की थी, है ना। तो स्थापनाकर्ता ये थे और एनी बिसेंट मेंबर थी। देखो फैक्ट्स हैं, थोड़े पता होने चाहिए, बुक्स में दिए भी हुए हैं तो हमें पता भी हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, बी आर अम्बेडकर ने कौन सी पार्टीज एस्टेब्लिश की थी? तो देखो, जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है ना, उनके द्वारा किए गए देखो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन होती है? इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वही तो होती है ना जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काम करती हैं। मेरे जैसा घोंचू इंसान इंपॉर्टेंट कैसे होएगा? खा के सोते हैं, है ना। तो मैं तो इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट तो बी आर अम्बेडकर हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे, तभी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की पढ़ाई करते हैं। पता है हम, मैं इंपॉर्टेंट कैसे हूं? इस लॉकडाउन में मुझे पता चला है, क्या पता चला है? दुनिया की 3 सबसे हसीन चीजें। इस लॉकडाउन ने मुझे समझा दिया दुनिया की 3 सबसे हसीन चीजें क्या हैं। पता है क्या है? ये राज की बात है, खोल रहा हूं, सुन लेना। एक तो सुबह की नींद, ठीक, एक दोपहर की नींद और एक रात की नींद। ये 3 दुनिया की सबसे हसीन चीजें हैं। और ये इतनी हसीन है कि सोते सोते इंसान थक जाता है और थकान मिटाने के लिए और सोना पड़ता है। तो हसीन की पावर हसीन हो गई है ना। हसीन की पावर हसीन, तो हसीन हसीन हो गया है सब कुछ। तो हम तो नहीं है इंपॉर्टेंट पर्सन। बी आर अम्बेडकर है, पता नहीं क्या क्या बात करने लग जाता हूँ बीच बीच में मैं। हाँ, तो बी आर अम्बेडकर ने कौन सी पार्टी स्टैब्लिश की थी? तो पीजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया नहीं। तो ये काटो ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 जैसे ही कटा ना, तो 2 और 3 बचा, तो ऑप्शन बी। तो देखो फैक्चुअल चीजें हैं। और भीमराव अंबेडकर मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट पर्सनैलिटीज, गांधी, है ना, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, ये समकक्ष लेवल के लोग हैं। इनको मैं बराबर का इंसान मानता हूं। ये मतलब एक पायदान के लोग हैं सारे। तो उनके बारे में तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए, है ना। इनके मेजर मेजर वर्क क्या क्या हैं? तो ऑप्शन 2 और 3, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो ये दोनों इन्होंने स्थापित की थी। एक्चुअली स्थापित नहीं की थी, एक्चुअली शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी ना, उसको फाउंड किया था। लेकिन ये इन्होंने, और ये सक्सेसर थी इसकी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी विच वाज लेड बाय अंबेडकर। तो अब देखो, ये क्या बोलते हैं, 2 के साथ में 3 आ ही रहा है ना, तो ऐसे करके ऑप्शन जमाया अपन ने। तो ये मत बोलने लग जाना कि एग्जैक्टली इन्होंने पार्टिसिपेट, मतलब इन्होंने इस्टेब्लिश की थी क्या। इनका योगदान था ना कैसे कनेक्टेड थे, तो उस हिसाब से ऑप्शन बना दिया। क्वेश्चन के ऑप्शन बनाने वाले भी होते हैं ना, तो वो भी क्या बोलते हैं, हम जैसे ही लोग होते हैं। पीजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में थी, तुलसीदास यादव ने बनाई थी। बहुत बढ़िया फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। अब देखो,
अगला क्वेश्चन क्या था, 2011 में पूछा था उषा मेहता जी के बारे में। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उषा मेहता इज वेल नोन फॉर। उषा मेहता किस चीज के लिए जानी जाती थी? तो देखो, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, की पर्सनैलिटीज, और की पर्सनैलिटीज में विमेन, है ना। तो कल नोट्स बनाएंगे ना अपन, अगर आपको पढ़ना है नोट्स बनाना कैसे बनाते हैं, तो उसमें मैं समझाऊंगा कि नोट्स किस तरह से बनाएंगे, तो उसमें इंपॉर्टेंट विमेन भी आएंगी, एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा। तो उषा मेहता है, तो इन्होंने भी कुछ तगड़ा काम किया होगा, तो देखते हैं। रनिंग अ सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, काम इन्होंने यही किया था। देखो, एक महिला उस टाइम पर एक सीक्रेट रेडियो चला रही है ना, मतलब हाई फाई लेवल का काम कर रही है, और खतरे वाला काम कर रही है, टेक्निकल काम कर रही है, और उस टाइम पर वुमेन की स्थिति अच्छी थी नहीं समाज के अंदर, है ना, महिला पर्दे में थी। तो वहां पर अगर कोई महिला तगड़ा काम कर जाए तो उसको तो जानना चाहिए ही। क्यों? फ्लैग बियरर है ना वो, आने वाली महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो ये बढ़िया बात थी। अच्छा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो देखो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, तो उसके अंदर ज्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया नहीं था। तो ये भी थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। जैसे गांधी जी के साथ में सरोजिनी नायडू गई थी, एक बेगम करके थी, वो भी, उन्होंने भी महिलाओं के रूप में पार्टिसिपेट किया था, है ना। तो एक दो ही महिला थी, लेकिन ये नहीं थी। अच्छा, तो ऑप्शन बी कटा। सी, लीडिंग कंटिजेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, सबको पता है लक्ष्मी सहगल थी वो, है ना। तो ये भी ऑप्शन कटा। अगली चीज, इंटरिम गवर्नमेंट में पंडित नेहरू को असिस्ट किया, है ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं था। क्यों? इंटरिम गवर्नमेंट में कोई महिला थी नहीं, है ना। तो सीधा सा है, ऐसे करके ऑप्शन ए हो गया था, तो बाकी अपने कट गए थे। अब यहां से ये चीज देखने को मिलती है हमें कि ये थी उषा मेहता जी, और इन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो का संचालन किया था, है ना। इनकी स्टोरी पढ़ना, बड़ा मजा आएगा। आगे देख लेते हैं। अब देखो, यहां पर एक चीज काम की है, ये जो जवाहरलाल नेहरू का फर्स्ट कैबिनेट था ना यार, इसका तो रट्टा लगा लो, कौन मंत्री था और किस किस को कौन सा पोर्टफोलियो मिला था। पहले मुस्लिम लीग जो थी वो इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं थी, बाद में हो भी गई थी। तो ये सारे मंत्रियों के नाम देख लेना, यहाँ पर महिला कोई नहीं मिलेगी, है ना। सुभाष चंद्र, शरद चंद्र बोस, हाँ मैंने सोचा सुभाष चंद्र बोस कहाँ से आ गए यहाँ पे। शरद चंद्र बोस वर्क, माइंस एंड पावर मिनिस्टर थे, तो ये सब थे यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद में रिकंस्टिट्यूट किया था कैबिनेट को, तो उसमें मुस्लिम लीग भी आ गई थी और कांग्रेस भी थी। अच्छा, या ये याद रखना यार, यहाँ पे लॉ मिनिस्टर यहाँ पे तो थे मुस्लिम लीग के जोगिंदर नाथ मंडल, और उससे पहले लॉ मिनिस्टर थे सैयद जहीर अली। तो बोले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब बने? वो भी आजादी के बाद में, आजाद होने के बाद में पहले कैबिनेट के लॉ मिनिस्टर बने थे, है ना। ये इसको याद रखना, ये थोड़ा सा बढ़िया पॉइंट है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अब देखो, इंपॉर्टेंट गवर्नर्स, वायसरॉय, इनका पता होना चाहिए, और इनके टेन्योर में क्या इन्होंने अच्छे काम करवाए, अच्छा क्या बुरे काम करवाए, करवाए तो सही, और उनके टाइम पर क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए। देखो, एक स्टोरी के रूप में, क्रोनोलॉजी के रूप में हम पूरा फ्रीडम स्ट्रगल तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो क्रोनोलॉजी चल रही है उसके पुछल्ले कुछ कुछ लगे हुए हैं। क्या है वो पुछल्ले उनसे लगे हुए? जैसे कि गवर्नर जनरल, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग पार्टीज जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, रिवॉल्यूशनरीज जैसे भगत सिंह, तो भगत सिंह, नेशनल कांग्रेस, गवर्नर जनरल, ये इवेंट्स के साथ में जुड़े हुए हैं, और जो चीज जुड़ जाती है उनको पुछल्ला बोलते हैं अपन। पुछल्ले का मतलब ये नहीं होता है, कुछ गलत मतलब मत समझ लेना, जो मतलब उसके साथ में अटैच्ड, पुछल्ले को इंग्लिश में बोलते हैं अटैच्ड। तो ये सब चीजें उनसे अटैच्ड थी, है ना। और इवेंट्स हो गए जैसे कम्युनिस्ट मूवमेंट हो गया, महिलाओं के मूवमेंट्स हो गए, तो वो उनसे अटैच्ड थे उन इवेंट्स के साथ में, तो उनको भी देखना जरूरी। उसमें एक बढ़िया चीज है गवर्नर जनरल। तो क्या बोलता है ये, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज विच लेटर केम टू बी नोन एज इंडियन सिविल सर्विसेज? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी आंसर। देखो, सिविल सर्विसेज बहुत पहले आ गई थी, है ना, ऑप्शन सी बहुत पहले आ गई थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था ना, उसका नाम था
कोविनेटेड सिविल सर्विसेज बाद में तो मकौले ने उसको इंडियन सिविल सर्विसेज बना दिया था और कम्पिटिटिव एग्जाम लेने गए थे और इंडियंस की भी एंट्री हो जाएगी, उस तरह से कर दिया था। लेकिन पहले तो क्या है, अंग्रेजों की बकैती थी। पता है इंडिया की जो सिविल सर्विसेज थी ना, मोस्ट पेड प्रोफेशन था वर्ल्ड का। और उस टाइम पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तनख्वाह थी 15,000 रुपए महीना। आज के हिसाब से 1.5 करोड़ के लगभग रुपए बन जाएंगे आज मिले तो, है ना। और अंग्रेज मरे जाते थे, है ना। आई मतलब उनको इंडियन सिविल सर्विसेज का हिस्सा बनने में तन बदन में आग लगी रहती थी कि हम तो आईसीएस फाइट करेंगे, क्योंकि भाई इंडिया जो थी सबसे मोस्ट प्रॉस्पेरस कॉलोनी थी। 1757 तक तो हमको पता ही है इंडिया दुनिया का सबसे अमीर देश था, सबसे हाई जीडीपी थी। ये तो हमारी कमी रह गई जो झांसे में आ गए और हमने खुद ही बर्बाद किया, वरना तो अपना देश प्रॉस्परस था ही। और आज भी देखो प्रॉस्परस है। 135 करोड़ लोग हैं लेकिन उनका भी पेट भर रही है भूमि, है ना। गैंगेटिक प्लेन्स कितने जबरदस्त हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आईसीएस, सॉरी, कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज चालू करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस। और सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इनकी आरती उतारनी चाहिए। क्यों? तुम्ही हो माता पिता त्वमी हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव। क्योंकि आप ही के पीछे पीछे बस हम तो तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इससे के साथ में है ना, मैंने आपको एक लिस्ट दी है। तो यहाँ पे देखो, इस लिस्ट में गवर्नर जनरल्स और उनके मेजर रिफॉर्म और इवेंट्स भी हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 86 से लेकर 93 तक थे। इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट और सिविल सर्विसेज इन्होंने चालू की थी। आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, कौन वॉयसरॉय थे जिनके टाइम पर रॉलेट एक्ट पास किया गया था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1919 में। तो ऑप्शन सी, है ना, ये भी हमको पता है। ये कैसे करेंगे भाई? ये भी उसी से करेंगे। ये थे चैम्सफोर्ड। अब ये पता नहीं ये कपड़े पहनते हैं कि नक्काशियां पहनते हैं कि शेरवानी पहनते हैं कि, है ना, क्या बोलते हैं, वर्क और कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं ना लड़कियों के, शादी के अंदर पहनते हैं, जो 50,000 रुपए का एक आता है ना, लहंगा, लहंगा वाला, जिसमें पूरा घर बिक जाता है ना। तो उस टाइप के कपड़े पहनते थे। 10-10 लाख रुपए का शादी का जोड़ा आ रहा है, या फिर ऐसे महंगे कपड़े आएंगे। अब देखो इसमें लॉर्ड चैम्सफोर्ड, हाँ, लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 तक था। इनके टाइम पे रॉलेट एक्ट पास हुआ था। मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आए थे। ऑगस्ट डिक्लेरेशन, जलियांवाला मस्केयर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अच्छा, खिलाफत मूवमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ पूना। तो एक बहुत अच्छी सी एग्जॉस्टिव लिस्ट मैंने आपको दे दी है। इसको एक बार रीड कर लेना, सब दिया हुआ है आखिरी तक। इसको रीड कर लेंगे तो कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, थोड़ा कुछ कुछ याद रहेगा, है ना। और साथ में ये जरी वाले कपड़े वाले लॉर्ड चैम्सफोर्ड साहब के भी फोटो देख लो। आगे देखते हैं। The first factory act restricting the workers' hour of women and children and authorizing local government to make necessary rule adopting during during those time, those आएगा यहाँ पे। तो वो कौन थे? तो देखो, विलियम बेंटिक बहुत पहले थे। लॉर्ड कैनिंग हो नहीं सकते, लॉर्ड लिटन भी नहीं हो सकते, लॉर्ड रिपन होंगे। ऑप्शन सी, रिपन ठीक आदमी था थोड़ा सा, है ना, थोड़ा बढ़िया काम करते थे। तो लॉर्ड रिपन कब थे? 1881 में आया था ये। हाँ, देखो, लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, 21 साल की सिविल सर्विसेज की एज, और 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास किया गया था इनके टाइम पे। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी हुई थी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी लेके आए थे। तो इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं क्या, है ना। तो इन्होंने ये सारे, इनके टाइम पे ये सारे काम हुए थे। तो इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। लिटन जैसे फेमस है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के तहत। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट की भी बड़ी तगड़ी कहानी है ना, ये पता ही होगी आपको। फिर एक न्यूज़पेपर था शायद, AB आनंद बाजार पत्रिका, तो वो वर्नैकुलर लैंग्वेज में छपता था, अगले दिन इंग्लिश में हो गया एकदम से वो, है ना। तो इस सबको पढ़ लेना, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी हुई हैं। ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा, ये सब क्या है, क्रोनोलॉजी और एक सीरीज ऑफ इवेंट्स थी, है ना। तो पूरी जो अपनी एंशंट, सॉरी, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, स्टोरी की तरह है ना, उसी तरह से पढ़ने की आवश्यकता भी होती है इसको। तो इन सबको देख लेना, ये मैंने लिस्ट आपको दे दी है।
लिस्ट अपन पढ़ेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक आपके हिस्ट्री वाले टीचर ने पढ़ाया ही होगा। अच्छा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, जैसे 2009 में पूछा था, ये प्योर एंड प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस में क्या करेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चंस के अंदर हम तुक्का नहीं मार सकते। इन इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे वाज चूजन टू बी एज द फर्स्ट सत्याग्रही, हु वाज द सेकंड? तो देखो, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। सत्याग्रही कौन बनाते थे? गांधी जी बनाते थे। तो गांधी जी के ज्यादा नजदीक कौन? तो पीटी नेहरू। इस तरह से अपन लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे भी थे ही नजदीक, तो ये हमें लेकिन पता होना चाहिए। तो ऑप्शन भी लग गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन क्वेश्चंस में वैसे ज्यादा कुछ है नहीं ना, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी अच्छे से डील कर ले जाएं तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड? बॉम्बे में हुआ था, सबको पता है। ऑप्शन बी। तो ये तो हमें पता ही रहने चाहिए। साथ में ये भी जानना बहुत जरूरी है बाकी सेशंस कहाँ हुए थे। तो मैंने एक लिस्ट दे दी है ना? ये मैंने लिस्ट दे दी है आपको। ये लिस्ट मैंने विकिपीडिया से निकाली है। तो कांग्रेस के सारे प्रेसिडेंट्स के नाम दे रखे हैं। अच्छा, लेकिन एक पंगा हो गया यहाँ पे, इस लिस्ट के अंदर सभी के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सा सेशन कहाँ कहाँ पे हुआ था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप एक बार चेक कर लेना। और मॉडर्न इंडिया की जो स्पेक्ट्रम वाली बुक है ना, तो उसके पीछे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए हैं लास्ट के 50-40 पेजेस। तो उनमें देख लेना एक बार आप कि है ना कौन सा सेशन कहाँ कहाँ पे हुआ था, सब में नहीं दे रखा। ये वाली याद रखना, महात्मा गांधी केवल एक बार ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे, बेलगाम सेशन के 1924 में। और सरोजिनी नायडू जो थी वो दूसरी महिला थी जो कि 1925 के अंदर कानपुर सेशन में प्रेसिडेंट बनी थी, और उससे पहले एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। बहुत बढ़िया। अब आपको याद क्या रखना है, मैक्सिमम टाइम एक बंदा कौन बना था मैक्सिमम प्रेसिडेंट, है ना? और मैक्सिमम टाइम कौन बने थे? इंग्लिश पीपल कौन कौन थे, है ना? ब्रिटिशर्स, है ना, जो इंडियन ओरिजिन के नहीं थे, जो कि उनके प्रेसिडेंट बने थे। तो इस तरह के फैक्ट्स आप लिख लेना। तो मैंने दो बता दिए आपको, एक तो सबसे ज्यादा बार कौन रहे थे, उसके बाद में इंग्लिश पीपल कौन कौन थे, महिलाएं देख लिया आपने, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, है ना? और देखो इनका बढ़िया था यार, हैं? बाप बेटों का मामला चल रहा था, मोतीलाल नेहरू के बाद में जवाहरलाल नेहरू, हैं? पिताजी गए, बेटा जी आ गए। फिर उसके बाद में आ गए थे वल्लभ भाई पटेल। कराची सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था एक्चुअली, है ना, स्टालवर्ट लीडर था जवाहरलाल नेहरू, वाज अ स्टालवर्ट लीडर। एंड मतलब ये अपने पिताजी की आइडियोलॉजीज को भी वो करते थे, चैलेंज करते थे। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग भी बना ली थी, है ना? तो इनकी जर्नी काफी रोलर कोस्टर वाली रही थी। अच्छा, ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह ये देख लेने हैं। आगे क्या है? हाँ, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको याद भी रखो। देखो, इससे पहले एक छोटी सी चीज बताता हूँ। ये जैसे बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाय अब्दुल कलाम आजाद? तो कौन सा जर्नल या फिर न्यूज़पेपर था जो कि अब्दुल कलाम आजाद लेके आए थे? अल हिलाल, कॉमरेड, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और जमींदार। तो हमें पता है अल हिलाल, ऑप्शन ए, है ना? एक और जैसे 2007 में क्वेश्चन पूछा, किसने स्टार्ट किया था? सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन बी, है ना, इन्होंने चालू किया था। अब देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर या मीडिया जर्नल्स है ना, उनको याद रखना बहुत जरूरी है। देखो, एक एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं। आज भी जैसे कोरोना वायरस की बात चल रही है ना, कोरोना वायरस की बात चल रही है, तो हमेशा अपन मीडिया को देखते रहते हैं। तो देखो होता क्या है, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। क्यों? नॉलेज का, ज्ञान का, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज का सबसे अच्छा मीडियम होता है मीडिया। मीडियम से ही शब्द से बना मीडिया। और देखो, रोल ऑफ मीडिया हमेशा से कॉमन ही रहा है, जनता को जागरूक करना, जनता को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, परसेप्शन ऑफ थॉट्स में हेल्प करता है। तो रोल ऑफ मीडिया उस टाइम पे जो था वो आज भी है। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, प्रीलिम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और आज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। और देखो, मीडिया जो होता है ना, कुछ इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, कोई उर्दू लैंग्वेज का होता है। तो क्या है, जनरल पीपल जो है ना, जनरल पीपल
और स्पेसिफिक पीपल की नीड्स को फुलफिल करता है। उर्दू वाले जो लोग हैं, उर्दू स्पीकिंग लोग, तो उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, इंग्लिश वालों को इंग्लिश तक की। तो थॉट्स ऑफ एक्सचेंज होना, है ना, लोगों के बीच में दूरियों को कम करने का काम करता है ये, है ना। तो मीडिया हो गया। तो इसलिए मीडिया को बहुत एम्फेसिस किया जाता है और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स के बारे में पूछा भी जाता है। गांधी जी ने कौन से न्यूज़पेपर चालू किए थे? तो इंडियन ओपिनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरबिंदो घोष ने वंदे मातरम चालू किया था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। पर्शियन में राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अकबर न्यूज़पेपर चालू किया था। तो ये पर्शियन लैंग्वेज भी जानते थे। मिरातु ये, और इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, एक बंगाली न्यूज़पेपर भी। तो राजा राम मोहन राय वॉज अ गिफ्टेड लिंग्विस्ट, और इतना तगड़े इंसान थे वो कि कई लगभग 13 लैंग्वेज जानते थे वो, 10 12 13 लैंग्वेज जानते थे वो। और उन लैंग्वेजेस में उन्होंने अखबार भी चालू किया, तो पूछ सकते हैं, है ना। तो मिरातुल अकबर और संवाद कौमुदी। अच्छा, आजकल जो ये एबीपी न्यूज़ है ना, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। तो ये एबीपी न्यूज़ था, अमृता बाजार पत्रिका। ये शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने 1868 में चालू किया था, और अभी न्यूज़पेपर के रूप में चल रहा है ना, बड़ी खबर। और आजकल क्या चलता है? हाँ, वायरल सच। ये जो सोशल मीडिया पर न्यूज़ वायरल हो रही है, ये सही है कि गलत, आज हम करेंगे पड़ताल। पता नहीं साले क्या क्या सिखाते रहते हैं न्यूज़ में, मुझे समझ ही नहीं आता है इनका। अच्छा, आगे इंपॉर्टेंट हिंदू, अपना वाला, वीर राघवाचार्य और जीएस अय्यर, केसरी बताइए सबको। अच्छा, हिंदू पैट्रियोट, ये गिरीश चंद्र घोष ने किया था चालू। और इम्पोर्टेंट कौन सा हो सकता है? गांधी जी ने किया था इंडियन ओपिनियन। अबुल कलाम आजाद ने अल बलाग और अल हिलाल। अच्छा, नेक्स्ट जो है यंग इंडिया, गांधी जी का था। तो गांधी जी के हमें पता होने चाहिए ना सारे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी पता होना चाहिए। तो गांधी जी और अंबेडकर जी, नेहरू जी ने के मेन मेन सारे काम पता होना चाहिए। तो मूल नायक अंबेडकर जी का था, जो मराठी में था। देखो, मूल नायक जो था ना, तो इन्होंने क्या किया था, इंग्लिश में लिखते थे, फिर मराठी में ट्रांसलेट करते थे मूल नायक को, है ना, वो अंबेडकर जी। और मराठी थोड़ी सीख के, और उस तरह से इन्होंने किया था। अच्छा, न्यू इंडिया एनी बिसेंट ने चालू किया था। देखो, एनी बिसेंट ने वैसे 2 न्यूज़पेपर चालू किए थे, न्यू इंडिया एंड कॉमनवील, है ना। तो ये इसमें मेंशन्ड नहीं है, तो मैंने अलग से कर दिया इसको, है ना। तो देख लेना इन सबको। गांधी जी ने हरिजन भी और नवजीवन भी चालू किया था। और भी 2 4 हो सकते हैं, जो कि स्पेक्ट्रम के एंड में आपको मिल जाएगा, तो वहां से देख लेना। अच्छा, आगे क्या है? अब देखो, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया, भीखाजी कामा के बारे में। सबको पता है, इन्होंने नेशनल फ्लैग को अनफर्ल किया था पेरिस के अंदर, है ना, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में, बाहर थी। और इनके नाम से भी अपने को पता है, मैडम भीखाजी कामा। तो ये पारसी थे, पारसी भाई छे थे ना, ये ढींगरा, बोमन ईरानी टाइप्स। तो बोमन ईरानी की पर दादी थी ये। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो सही है ना, इन्होंने अनफल किया था 1907 में। तो फर्स्ट ऑप्शन जहां पे नहीं है उसको काटो। तो फर्स्ट ऑप्शन जहां नहीं है, तो ऑप्शन बी कटा, ऑप्शन डी कटा। तो देखो, एटलीस्ट थोड़ी सी तो काटापिटी मचा दी अपन ने। अब क्या बोलता है? अब देखो, ऑप्शन ए के अंदर सेकंड थर्ड है, और ऑप्शन सी के अंदर सेकंड है। तो सेकंड तो हमारा सही होगा ही होगा। मतलब मैडम कामा ने दादा भाई नेरोजी, जो के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम किया था, तो सेकंड भी सही है। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड हमको पता ही है कि वो पारसी फैमिली, पारसी पेरेंट्स से थी, मतलब उनके जो माता पिता थे वो पारसी थे। तो ये तो हमें पता ही है ना। तो सेकंड हमारा ऑप्शन से सही हो गया, और थर्ड हमें पता ही है, तो ऑप्शन ए हो गया, है ना। एक इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए थी, और जो बहुत ही जनरल सी इंफॉर्मेशन थी, तो उससे हमने इसको सही कर लिया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही मिलेंगे इसमें, ऑप्शन ए आंसर। तो देखो, ये है ना, मैंने यहाँ ये वाला इंडियन फ्लैग था जो 1907 में इन्होंने अनफर्ल किया था। अब क्या करना है आपको? अब आपको ये करना है कि ये इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है ना, इसको पढ़ लेना है ना। उसके अलावा इंडियन फ्लैग से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशंस पूछी जाती हैं।
तो उसको क्या करना है, आपको ये करना है, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ डालना है। ईयर बुक के अंदर ना हर साल इंडियन फ्लैग से रिलेटेड, इंडियन सिंबल, नेशनल सिंबल से रिलेटेड कोई ना कोई चैप्टर रहता है। तो वहां से क्वेश्चन पूछती भी है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने बहुत समय पहले, सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की जीत होती है ना, सच्चाई की जीत होती है। तो ये जो वर्ष था कहाँ से लिया गया था, मुंडकोपनिषद, वो उसके अंदर मेंशन था ईयर बुक के अंदर। फ्लैग के बारे में भी ईयर बुक के अंदर मेंशन रहता है, तो वहां से यूपीएससी पूछती रहती है। तो उससे रिलेटेड फिर मैंने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू एंड सजेस्ट यू कि आप लोग एक बार इसको पढ़ लें, फायदा हो जाएगा। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी डाले हैं नेशनल फ्लैग से रिलेटेड, इसको भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे पढ़ने का तो ज़्यादा टाइम है नहीं अपने पास में, तो एक बार फैक्चुअल चीज़ें हैं, पता नहीं कौन सी सही हो जाए, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 2005 का क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं? हम्म, हाँ, करेक्टली मैच्ड। तो देखो, चंपारण सत्याग्रह के अंदर राजेंद्र प्रसाद थे, तो एक तो सही है। तो एक जहां जहां पे नहीं है उसको काटो, तो ऑप्शन बी कटा। अहमदाबाद मिल वर्कर में मोरारजी देसाई नहीं थे, तो दो वाला कटा। तो दो जहां जहां पे नहीं है उसको काटो, तो ए बी और डी कटा। तो काटा पीटी मचाने के बाद में सीधा बचा अपना ऑप्शन सी, जो बना आंसर। क्योंकि हमको पता है खेड़ा सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल थे ही साथ में, है ना। ऐसे करके कर लिया, ज्यादा मुश्किल और टिपिकल सवाल था नहीं, सरलतम सवाल था। In October 1920, who of the following headed the group of Indians gathered at Tashkent to set up Communist Party of India? चार ऑप्शन दिए हैं, सरकार, पीसी जोशी, एमसी छगला और एमएन रॉय। सबको पता है, तो मैंने आपको क्या दिया है, ये होमवर्क, इजी क्वेश्चन होमवर्क। होमवर्क कैसे करोगे? कमेंट में। तो कमेंट में पहला काम तो क्या करोगे कि जो कल का लेक्चर है डे 34 का, उसके अंदर आपको नोट्स बनाना सिखाना है कि नहीं, तो यस नो बताना, है ना। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करोगे। उसके अलावा कुछ आपके डाउट हो तो वो भी देना। काम के डाउट होंगे तो वो तो कवर कर ही लेंगे। वाहियात डाउट होते हैं, कई बार होते हैं, बुरा मत मानना, लेकिन होते हैं कुछ भी होते हैं कई बार डाउट अपने, है ना। तो वो सारे तो एड्रेस नहीं किया जा सकते। उस तरह के डाउट्स क्या है वैसे कर सकते हैं अपन, जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, फेस टू फेस जब अपन क्या बोलते हैं इंटरेक्शन करते हैं। क्योंकि पता है, मतलब कई क्या है साइकोलॉजिकल टाइप के डाउट होते हैं क्वेश्चंस को लेके, कि हम समझ ही उस क्वेश्चन को गलत रहे हैं, है ना। कई बार हमारी अप्रोच ही गड़बड़ हो जाती है, तो फिर उसको क्या है एक तरह से मटीरियलाइज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट डाउट्स है ना, वो कमेंट्स में देखता रहता हूँ, तो वो अपन कर लेंगे कवर। अगला अगला क्या बोलता है? Which party was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1939, जब he broke away from the Congress? सबको पता है, फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी। तो देखो, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, है ना, और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काम वो सब अपने को पता होने चाहिए, तो फॉरवर्ड ब्लॉक ये भी अपने को पता था। अगला, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जिसने आर्मी रेज की थी, फ्री इंडियन लाइजन लेगिन, तो ये कौन थे? तो देखो, लाला हरदयाल तो पहले ही चले गए थे। रास बिहारी, आर्मी वाला सिस्टम ही खत्म हो गया था। रास बिहारी बोस भी नहीं, सावरकर भी नहीं, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस चीज के पीछे भी। क्या? ये देखो, आजाद हिंद इन्होंने बनाई थी, फ्री इंडियन लाइन, इसके बाद में इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। ये क्या गए थे? जर्मनी गए थे। आपने देखा होगा ये वेब सीरीज जिसमें कि बॉस डेड और अलाइव, तो उसमें दिखाते हैं कि ये जो सुभाष चंद्र बोस थे हिटलर से मिलते हैं, हिटलर के समर्थन से आजाद हिंद बनाते हैं, फ्री इंडियन लाइन, जो कि जर्मन आर्मी का पार्ट होता है, और धावा बोलते हैं ब्रिटिश टेरिटरी पे, ठीक है ना। और बाद में इंडियन नेशनल आर्मी भी बनाते हैं, सिंगापुर में जाके मोहन सिंह से मिलके, वो सारी स्टोरी भी अलग है। लेकिन ये भी तगड़ी स्टोरी है, कैसे वो चकमा दे के हाउस अरेस्ट होते हैं और अफगानिस्तान के थ्रू होते होते जर्मनी पहुंच जाते हैं। तगड़ा मामला है एकदम। आउट ऑफ द बॉक्स पर्सनैलिटीज थे यार ये सब लोग, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है?
हाँ, नेक्स्ट यहाँ तक आज के क्वेश्चंस हो चुके हैं, आपको मैंने कंटेंट भी काफी दे दिया है, उसको पढ़ लेना, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट देखो, आज अपने को नॉर्थ और साउथ अमेरिका का मैप बनाना था, मैपिंग करने की प्रैक्टिस करनी थी। तो देखो, मैपिंग करने का स्टूडेंट को घर पे बैठ के कैसे करे उसका मैं तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं कुछ कुछ चीजें काम की बताऊंगा कि मैपिंग आप करो कैसे। देखो, मैपिंग एक तो क्या वास्ट टॉपिक है, और मैपिंग करोगे कहाँ पे, है ना, एटलस से भी मैपिंग करोगे कैसे, और किस किस लोकेशंस को कैसे याद रखोगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या करना, घर पे आपके पास होंगे दो हाइलाइटर ले लेना, एक तो येलो कलर का, ठीक है, और एक ले लेना पिंक कलर का, और साथ में एक ले लेना पेंसिल, शार्पन कर लेना उसको, बहुत बढ़िया, शार्पन कर लेना, शार्पन कर लेना, या फिर लेड वाली पेंसिल ले लेना, ठीक है। ये प्रोसीजर बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। अब क्या करना है, जो लैंड से रिलेटेड लोकेशंस होंगी ना, उन पे गोला लगाना पेंसिल से, और उसको मार्क करना येलो हाइलाइटर से। और जो वाटर बॉडीज, सी, रिवर, या फिर ये आपकी पॉन्ड्स, लेक्स होंगी, उसको पेंसिल से मार्क करके उसके नाम पे, और उसकी लोकेशन को हाईलाइट कर देना पिंक हाइलाइटर से। तो अब होगा क्या, जब भी आप पन्ना पलटोगे ना, तो सीधा येलो कलर का दिखेगा आपको, तो समझ जाओगे ये लैंड है ना, और पिंक कलर का दिखेगा तो सीधा आपको पता लग जाएगा ये वाटर बॉडी है। अच्छी बात, ये कर लिया, ये दोनों खरीद ली, पहले तो आपने तीन चीजें खरीद ली, दो हाइलाइटर और एक पेंसिल, आई सपोज सबके पास होगी भी। अच्छा, कौन सी एटलस अच्छी है, तो कुछ लोग ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस पढ़ते हैं, और कुछ ओरिएंट ब्लैक स्वान वाली लेते हैं। मेरे पास ऑक्सफोर्ड है, मैंने ये ओरिएंट ब्लैक स्वान ली नहीं है, तो मैंने ऑक्सफोर्ड ले रखी है। तो ठीक है, आपके पास होगी एटलस। अब देखो करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं। मैंने क्या किया, जब भी न्यूज़पेपर में, एनसीईआरटी में, लेक्चर में कोई भी लोकेशन जब भी आती है ना, तो मैं क्या करता हूं, जैसे ये लोकेशन है, दिख भी नहीं रही है अभी तो, जैसे ये कोई भी लोकेशन मिली, जैसे ये लोकेशन मिली मेरे को, है ना, ये लोकेशन मिली, है ना, कुछ भी, तो मैंने क्या किया, उस लोकेशन को पेंसिल से मार्क करके और उसको हाइलाइटर से मार्क कर लिया, और टाइम टू टाइम इसको मैं रिवाइज करते रहता हूं। तो होगा क्या, मेरी मैपिंग हमेशा के लिए सुधर जाएगी। वीडियो देख के तो एकदम से तो याद होगी नहीं, एक बार मैंने चलो वीडियो देख ली, लेकिन बाद में क्या भूल गया, उसके बाद में तो क्या। तो क्या करता हूं मैं, हमेशा जब भी कोई लोकेशन आती है ना, जैसे मान लो करंट अफेयर्स देख रहा हूँ सुमित सर वाले, तो उसमें कोई लोकेशन आ गई, मैंने कर लिया उसको मार्क, और उसको येलो कलर से हाईलाइट कर लिया, अगर वो लैंड है तो, कोई शहर का नाम है तो, अगर वो कोई लेक है तो मैंने उसको पिंक कलर वाली से मार्क कर लिया, और पेंसिल से मार्क करके पिंक कलर से हाईलाइट कर लिया। तो देखो, मेडिटेरेनियन सी को ऐसे हाईलाइट कर लिया, रेड सी को, है ना, अलग अलग कलर से। अब देखो, जब भी मैं एटलस को पन्ने पलटूंगा ना, तो मेरे जहन में लोकेशंस, बिल्कुल लोकेशंस की यादें एकदम ताज़ा रहेंगी कि हाँ यार, मैंने इसको पहले पढ़ा था। तो अब मेरे को रिकॉल करना बड़ा आसान हो गया। मैंने क्या कर लिया, पूरी अपनी एटलस को काली पीली कर लिया, पूरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हाइलाइटर से हाईलाइट कर लिया, और वो जहां से भी जो भी कंट्री से पास कर रही है ना, मुझे बिल्कुल आइडिया है कि किस किस कंट्री से कौन कौन पास कर रहा है, और साथ में मैंने उसके आसपास के शहरों को भी मार्क कर लिया। ऐसे करके मैंने अपनी एटलस को बेहतरीन रूप से यूटिलाइज कर रखा है, और फिर मेरे को याद भी हो जाती है। याद होने की बात ही नहीं है, भूलता ही नहीं, मतलब ऐसी बात नहीं है, भूलता नहीं, सब भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन बड़ा आसान है, रिवाइज करना बहुत आसान है। और साथ में क्या करता हूँ, निमोनिक्स बना बना के पढ़ लेता हूँ, अपने ही बना लेता हूँ। जैसे मैंने एक यहाँ पे बना के यही लिख लिया, रेड सी है, तो रेड सी को कौन से कंट्री टच कर रहे हैं, तो मैंने इसको बना लिया सीड्स वाई, सीड्स वाई। अब सबको पता है सीड और सीड्स, है ना, और वाई, वाई सीड्स या फिर सीड्स वाई, तो सूडान हो गया, इजिप्ट हो गया, इरित्रिया हो गया, जिबूती हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यमन हो गया, तो रेड सी को टच कर गए, है ना। उसी तरह से पर्शियन गल्फ को आई स्क्वी, इस्कुई, 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 तो इस्कुई इस्कुई करके बोलता रहता हूँ और याद हो जाएगा। तो पर्शियन गल्फ को इस्कुई कंट्रीज ने टच कर रखा है। तो अपनी मैं निमोनिक्स बना लेता हूँ। कई निमोनिक्स ऐसे होते हैं जो किसी को समझ में नहीं आ जाए, लेकिन मेरे लिए गाना बन गया वो, तो अपने निमोनिक्स हो गए, अपनी अच्छे तरीके से, अपने बढ़िया तरीके से हमने उसको याद कर लिया। ऐसे करके अपन ने इसको तैयार कर लिया। ये होता है मैपिंग करने का तरीका।
तो देखो पूरी पूरी जितनी भी एटलस है ना उसको मैंने काला पीला कर रखा है। जैसे ये मैंने इक्वेटर है तो इक्वेटर को भी हाईलाइट कर रखा है, तो ये सब आइडिया हो गया ना कि कौन से कंट्री से कैसे कैसे कहाँ से पास कर रही है। जब भी पढ़ता हूँ खोलता हूँ तो मेरी नज़र चली जाती है, मुझे रिवाइज हो जाती है। अच्छा, एक बार न्यूज़ पढ़ रहा था तो फिलीपींस के अंदर औरांग अकीला अकीदा ट्राइब है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया तो मुझे याद रहेगा, है ना, अलग से मेरे को याद नहीं करना पड़ेगा। इससे फायदा ये हो जाएगा कि है ना अलग से याद करना नहीं पड़ेगा, और इतनी सारी लोकेशंस हैं उनको मैनेज कैसे करो। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या, मैं आपको हर बार बोल रहा हूं कि देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मत छोड़ो। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो भी लोकेशंस आई हुई है ना वो आपको रटी हुई होनी चाहिए। एनसीईआरटीज के अंदर जो भी इंडिया के शहरों के नाम, वर्ल्ड के शहरों के नाम, तो उन सबको एटलीस्ट एक बार आप एटलस में मार्क कर लो, उनकी लोकेशंस पता होंगी ना, तो मैच करने वाले क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था दिल्ली के से अगर आप एक परपेंडिकुलर खींचोगे तो उसके बिल्कुल सीध के अंदर कौन सा शहर आएगा, तो एक ऑप्शन दिया हुआ था बैंगलोर, एक हैदराबाद, एक नागपुर, एक भोपाल। तो उसका बैंगलोर आंसर था, लेकिन वो पता कैसे होता, सबकी लोकेशंस पता होती तब ना। और ये सारी लोकेशंस सिटीज की किसी ना किसी रूप में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछी हुई थी। तो यूपीएससी क्या करता है, इंटरप्ले करता है ना, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखता है। तो वो कैसे बनेगी, वो ऐसे बनेगी कि हम सारे डिसिप्लिन को मिक्स करें और इंटरडिसिप्लिन करें, काम हो जाएगा। तो ये मतलब मैपिंग का बेस्ट तरीका होता है। उसके अलावा आपको वीडियोस बना के दी जा रही हैं, उसको पढ़ते रहो, उसको देखते रहो। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मान लो 6 घंटे के वीडियोस हैं, हर बार 6 घंटे के वीडियो देखो। खुद अपने आप में सेल्फ इक्विप हो ना यार, एक बार देख लिया, समझ लिया और उसको खुद से मार्क कर लिया और बार बार रिवाइज कर लिया। अभ्यास की निरंतरता सफलता की कुंजी है, यही बात एकदम सही है, हमें पता भी है और हमें ऐसा करना भी चाहिए। बहुत बढ़िया, आगे क्या चलते हैं, आगे बोल बच्चन करेंगे। उससे पहले छोटी सी और बात बताऊंगा। अच्छा, अब है ना जिसको पढ़ाई करनी थी ना तो वो लोग जा सकते हैं, अब इधर उधर की 5-10 मिनट बात करेंगे, है ना। तो जिसकी पढ़ाई हो चुकी है वो जा सकते हैं। अब करते हैं अपन बात। तो देखो लास्ट क्लास में अपन ने कमेंट कमेंट खेलने की बात की थी, तो बेचारे लड़कों की मैंने धज्जियां उड़ा दी थी, है ना, कि लड़के तो ऐसे होते हैं, है ना, लड़के तो एक कमेंट किया नहीं लड़की ने और लग गए उसके पीछे बात करने में। ठीक है, होता है, कुछ कुछ लोग करते हैं लेकिन सारे ऐसे नहीं होते, है ना। लगभग बच्चे समझदार ही होते हैं लेकिन सब ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ बेवकूफ होते हैं, कुछ कुछ होते हैं बेवकूफ। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी लड़कियां भी समझदार होती हैं, वो भी बेवकूफ होती हैं। क्योंकि देखो हम तो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, लड़का लड़की एक समान। अगर लड़के गधे हैं तो लड़कियां गधी हैं, हो सकती हैं, चांसेस हैं, गधे और गधे का अमाउंट होना बराबर है। इन चीजों में लड़कियां कैसे टाइम वेस्ट करती हैं और लड़कियां अपनी हालत खराब कैसे करती हैं, देखो होता है, मैसेज किया एक ने, फिर दूसरे ने, तीसरे ने, 20 लोगों ने मैसेज किया, फिर अपनी सहेली को बोलेंगे देख कि 20 लड़के मुझे फॉलो कर रहे हैं, एंड दे आर जस्ट फॉलोइंग मी दैट वे, ओके। तो उस चीज को लेके बड़ा प्राउड हो गया कि देखो इतने मेरे पीछे लगे हैं, बहुत बढ़िया। फिर क्या करती हैं, अब उनके अंदर भी एक जुनून, क्या कि एक है ना मतलब महा खच्चर घोंचू सा लड़का, उससे हो गई इंप्रेस, लंबे लंबे बाल, गिटार विटार लेके घूम रहा है टाइप्स। अब क्या होएगा, अब होएगा ये कि मतलब इमोशनली वीक वो भी, मतलब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें, लड़के भी इमोशनली वीक और कैसे भी करके इनका भी दिल पिघल गया। अब क्या करेंगे, मैं इस लड़के को सुधार के रहूंगी, है ना, ये मेरा शोना मोना जादू टोना टाइप्स जो भी है इसको मैं सुधार के रहूंगी। तो एक ये भी छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, लड़कियां क्या करती हैं आउट ऑफ द टर्न जाके, देखो हमें करना क्या चाहिए, हमें इस चीज में क्लियर डिमार्केशन रखना चाहिए कि हमारे लिए किस टाइम पे क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखो कोई चीज लाइफ में बेकार नहीं होती, लेकिन हर चीज का समय होता है। लेकिन वहां पे देखो लड़कियों का क्या रहता है, वो घोंचू वाली कैटेगरी में, क्या कि अफेयर से लेके शादी तक लड़कियां क्या करती हैं और सोचती हैं ऐसा होगा, लड़के पे मेहनत करती हैं, पहले उसकी विस्की छुड़वाती हैं, फिर उसकी सिगरेट छुड़वाती हैं, फिर इसकी बियर छुड़वाती हैं, फिर दोस्त छुड़वाती हैं, नीला वाला ठीक नहीं पीला वाला ठीक है। और 2-4 साल बाद जब लड़का एकदम पट्ठा प्लेन हो जाए, है ना, बिल्कुल सूफी संत हो जाता है, तो एक दिन शाम को रोमांटिक होके कहती हैं अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब बताओ, लड़का बोलता है कि मतलब मेरे बेचारे कंप्यूटर की पूरी तो फॉर्मेटिंग कर दिया आपने, हैं,
घर वाले इसकी प्रोग्रामिंग नहीं ढूंढ पा रहे हो और आप कह रहे हो कि पहले जैसे नहीं रहे। और फिर क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में ऐसी सिचुएशंस आती हैं ब्रेकअप टाइप्स, तो वहां पर होता है इमोशनल ब्रेकडाउन। फिर दुनिया टूट जाती है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, ऐसे थोड़ी होता है ना, मैंने तो उसके लिए इतना कुछ किया। भाई किसने कहा था इतना सब कुछ करने का? देखो कंपेनियनशिप में होता क्या है, दो लोग हैं, एक मेल है एक फीमेल है, वो आए, लोग साथ में आए, उन्होंने कॉमन कुछ कुछ शेयर किया, उसके अलावा सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल जिंदगी भी है ना। बेवकूफ लोग होते क्या है, पूरा सामने वाले को एनक्रोच करने की कोशिश करते हैं, है कि पूरा का पूरा वो इंसान मेरा हो जाए। वो ये नहीं समझते कि आप अगर पूरे को, सामने वाले को पूरा पजेस करना चाह रहे हो, तो आपने भी तो अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया ना उसके अंदर, तो आप आपके लिए भी नहीं बचे। और इतना ज्यादा ओवर इंटेलिजेंस चीजों के साथ में अपन कर देते हैं कि अब बाहर नहीं निकल सकते। और वहां पर इस तरह की चीजें होती है तो क्या होता है, वो कंधा कंधा ढूंढते हैं फिर, है ना। मेरे जैसे लोग, यार ऐसा हो गया मेरे साथ में, होती हैं काफी फ्रेंड्स हैं मेरी, और सब लोग यही, उनका मतलब यही राग अलाप चलता रहता है, मैंने इसके साथ क्या किया था, मेरे साथ ही ऐसा क्या होना था। तो गलत अप्रोच थी ना यार। जिस समय हमें अपने आप पर इन्वेस्ट करना चाहिए था, अपनी पढ़ाई पर इन्वेस्ट करना चाहिए था, इन सब चीजों में इतना ज्यादा इंडल्ज हो गए। ठीक है, आइसक्रीम खानी थी, खा लिए, हाथ में पकड़ के घूमना था, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के थोड़ा थोड़े दिन मॉल में घूमना था, घूम लिए, बहुत है। लेकिन बस पगला ही गए, अब तो मैं इसको सुधार के छोड़ूंगी, ऐसे कैसे, मतलब ये तो याद रखेगा, है ना, ये तो मेरे साथ है, ये मेरा तो बलमा टाइप्स है। तो भाई बॉयफ्रेंड ही तो है, कोई सैनिटाइजर तो है नहीं, तो इतना जरूरी कैसे हुआ? उसके अलावा हमारे पेरेंट्स भी हैं, हमारी फैमिली भी है, उन सब ने भी तो हम पर इतना इन्वेस्ट किया है, तो उन चीजों पर भी ध्यान देना था। और देखो सीधी सी बात है, अगर आप कामयाब नहीं हो ना, बहुत आप वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं हो, तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और जिसको आपकी रिस्पेक्ट करनी है वो करेगा। तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट शुरुआत में बहुत जरूरी है, और क्लियरली डिमार्केशन होना बहुत जरूरी है कि कितना हमें किस में कितना इन्वेस्ट करना है। लाइफ का असली फंडा बैलेंस ही है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो घोंचू केवल लड़के ही नहीं होते, लड़कियां भी हो जाती हैं, तो घोंचू नहीं होना है। उसके अलावा ठीक है, जिंदगी में सारे रंग और रस लेने ही है, लेकिन कब, उस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको मिसोगाइनिस्ट या मिसोगैमिस्ट ये बना रहा हूं मैं, है ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन समझदार होने की जरूरत है। अच्छा, अब करते हैं थोड़े से बोल बच्चन, 2 मिनट ही करेंगे आज। अपन किस पर लास्ट टाइम किस पर बात कर रहे थे? अपन कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट और प्रोक्रेस्टिनेशन पर बात हो गई थी हमारी। अब अपन करेंगे डिप्रेशन पे बात, जल्दी सी ही बात कर लेते हैं। डिप्रेशन में देखो, डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन जब भी हम डिजेक्टेड फील करते हैं ना, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट वर्दी इनफ, जब भी नेगेटिविटी प्रिवेल करती है माइंड में, है ना, भाई मैंने पढ़ लिया, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, है ना, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए और मैं चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाया, तो वो हमारे लिए डिप्रेशन हो गया, और उससे मेरी एफिशिएंसी गिर जाएगी, तो इंसान क्या है, टूटने लगता है। स्टूडेंट की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट, डिप्रेशन, है ना। और डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा घिरे रहते हैं अपन। होता क्या है, कंफ्यूज होते हैं अपन, बिट्रेड फील करते हैं, यूजलेस, ब्रोकन, नेवर गुड इनफ, फ्रेजाइल, एंशियस, आई एम फॉलिंग अपार्ट, यू डोंट हैव टू नोटिस, annoying, rejected, lonely, pathetic, defeated, this way we feel। वो हो गया हमारा डिप्रेशन। तो यार डिप्रेशन को ओवरकम करने का क्या तरीका है? तो देखो सीधी सी बात है, नेगेटिव थॉट्स है ना, तो इनको रिप्लेस किया जाए पॉजिटिव थॉट्स पे। उस टाइम पे हमें ब्रेक लेना चाहिए, जब भी हम डिप्रेस फील करें ब्रेक लेना चाहिए, और इस तरह का काम करें जिस काम को करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए। जैसे मैं कभी भी डिप्रेस्ड फील करता हूं ना, तो मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है रूम की सफाई करने से, बर्तन साफ करने से, किचन की सफाई करने से, टॉयलेट साफ करने से। होता क्या है, मैंने कोई एग्जाम दिया, लेट सपोज, आजकल तो नहीं देता लेकिन पहले जैसे देता था, मेरे नंबर बहुत कम आए, मेरा टॉयलेट बहुत गंदा था, मेरे बेसिन के मतलब सिंक के अंदर बर्तन बहुत गंदे थे, आई वॉज फीलिंग लाइक यूजलेस। मैंने क्या किया, छोटा काम उठाया और सारे बर्तन साफ कर दिए, और मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि यार इतने बर्तन मैंने साफ कर दिए, तो खिलाड़ी आदमी हूं मैं, तो मैंने झाड़ू निकाल दी और पोछा ऐसा मारा है कि मतलब चेहरा देख लो इसके अंदर फर्श पे, तो मुझे पॉजिटिविटी मिली ना वहां से, बस मैं डिप्रेशन को ओवरकम कर गया ना।
डिप्रेशन को ओवरकम करना बहुत जरूरी है कि जितना जल्दी अपन रियलाइज कर लें कि डिप्रेशन हमारे अंदर है भी, डिप्रेशन को रियलाइज किया, उसको रिप्लेस किया पॉजिटिव थॉट से, डिप्रेशन से बाहर आ गए, लग जाओ फिर से काम में। डिप्रेशन का सबसे बेस्ट तरीका यही है। अच्छा, हम साथ में ये भी जरूरी है कि हम हमेशा डिप्रेस ही नहीं रहें, है ना। ऐसा तो है नहीं कि है ना हमेशा ही डिप्रेशन में रहें और फिर हम रिस्क मैनेजमेंट ही करते रहें, डिजास्टर मैनेजमेंट ही करते रहें। तो कम से कम डिप्रेशन में कैसे आए अपन, डिप्रेशन से दूर कैसे रहें, हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें, ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि लेक्चर थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है। तो हमेशा पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, तो इसके लिए अपने को पॉजिटिव खुराक देनी पड़ेगी अपने माइंड को, है ना। जितने ज्यादा हम पॉजिटिव रह सकते हैं, तो पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना है। तो इसके कुछ कुछ मेथड्स मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उससे पहले, उसके अलावा कल का जो काम है, पूरी एंशंट हिस्ट्री को निपटाना है, सारा पढ़ लेना। मैं ही लूंगा कल की क्लास भी, और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की मैपिंग। वैसे देखो, एंशंट हिस्ट्री का पोर्शन उतना ज्यादा आजकल आता नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाता है, तो आ जाता है तो कर जाते हैं अपन इसको भी, इसको करना है। और क्या करना है, मैपिंग। अच्छा, कमेंट करके बताना कि आपको नोट्स बनाना मैं सिखाऊं कि नहीं बनाऊं, बताऊं। और एक आपको होमवर्क करना है, उसके अलावा जो डाउट है वो करना है, और खुश रहो, मस्त रहो, जिंदगी में मजे लेते रहो। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, घर पे रहो बढ़िया से, इधर उधर भागने की जरूरत भी नहीं है, फैंटम बनने की भी जरूरत नहीं है। और देखो, मेरी वाली आदतें भी मतलब अपना लेना, सुबह की नींद, दोपहर की नींद और रात की नींद। सोते रहोगे ना, हमारे यहाँ ना राजस्थानी में एक कहावत है। कहावत क्या है, सोता के पाडा जने और जागता के पाडी। तो जो जो राजस्थान से है ना वो समझ जाएगा। तो ये बड़ी क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे मोटिवेटिंग कहावत है। एंड तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो ठीक है, क्लास को वाइंड अप करते हैं। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ओनली IAS, नथिंग एल्स। आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर श्योर, एनी वे एनी हाउ। मेहनत ही तो करनी है, कर रहे हैं। सो हैप्पी टाइम, गुड लक, इंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।